जय हिंद। कंप्लीट इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बुक में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और मैं इस सीरीज में आपको ये पूरे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। उसी दोस्तों सीरीज में आज का यह प्रैक्टिस सेट 13 होने वाला है। 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए 13 नंबर प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर गैर धातु वाले दोस्तों जितने भी होते हैं वो सभी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। उच्च दबाव, कम तापमान, कम दबाव, कम तापमान, कम दबाव, उच्च तापमान या फिर उच्च दबाव उच्च तापमान। तो यहाँ पर उच्च दबाव होना चाहिए और तापमान अगर आप कम रखेंगे तो वहाँ पर जो गैस होगी वो द्रव में बदल जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या फिर ए प्लस बी दोनों होती है। तो यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कि जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। सी ऑप्शन है कि आर्थिक लाभ के विरुद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य को संतुलित करना। और दोस्तों डी ऑप्शन है यहाँ पर जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियमन और प्रक्रियाएं यहाँ पर स्थापित करना। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जीवित जो संशोधित जीव होते हैं उनको सुरक्षित संचालन करना और उनके उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है। दोस्तों ह्रासमान का मतलब होता है ह्रास, यहाँ पर मतलब कि कमी, ऋणात्मकता का यहाँ पर सूचक होता है। तो ए ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात और चांदी। बी ऑप्शन है कि एल्युमिनियम, इस्पात, चांदी और तांबा। सी ऑप्शन है कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और इस्पात। और डी ऑप्शन है कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। तो यहाँ पर दोस्तों जो चांदी है उसके बाद तांबा होगा, एल्युमिनियम और लास्ट में इस्पात हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चालकता होती है सबसे ज़्यादा चांदी में होती है, उसके बाद तांबे में होती है, बाद में एल्युमिनियम और बाद में सबसे कम जो होती है चालकता वो इस्पात में मतलब लोहे में होती है। तो यहाँ पर जो चालकता होती है विद्युत की या फिर पदविन्यास की, ये दोस्तों यहाँ पर घटते क्रम में है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के रूप में निर्माण होता है। तो यहाँ पर धनायनित अपमार्जक, बी है कि ऋणायनित अपमार्जक, सी है अनआयनित अपमार्जक या फिर साबुन। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो अनआयनित अपमार्जक होते हैं उन्हीं अपमार्जकों का यहाँ पर निर्माण होता है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ दोस्तों क्रम क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस में सबसे कम होती है, उसके बाद द्रव में होती है उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नर में शुक्राणु जनन का नियमन मतलब रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। एफएसएच के द्वारा किया जाता है, एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है, एलएच के द्वारा या हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। यहाँ पर दोस्तों इन्फ्लुएंजा का जो विषाणु होता है उसका नाम है आर्थोमिक्सो विषाणु। तो ये आपको याद रखना है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है दोस्तों, वह क्या कहलाती है। यहाँ पर पेनिसिलिन कहलाती है, ट्राइसाइक्लिन कहलाती है, सेल्वरस कहलाती है
या फिर इक्वेलिन कहलाती है? तो दोस्तों इक्वेलिन ही कहलाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि जठर निरोधक पेप्टाइड जिसको GIP बोला जाता है, दोस्तों यहाँ पर उसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर जठर श्रावण की गतिशीलता को रोकना। तो दोस्तों यहाँ पर जो जठर निरोधक पेप्टाइड होता है वो जठर का श्रावण की गतिशीलता को ही रोकना होता है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस ऊतक के पुनरुद्धावन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना जो उपकला ऊतक होता है उस ऊतक की पुनरुद्धावन जो होती है वो क्षमता सबसे अत्यधिक होती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधों में होती है, और पौधों में किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश। और दोस्तों क्या होता है यहाँ पर? तो सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है यहाँ पर दोस्तों। और तीसरा क्या होता है यहाँ पर? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जब मिलती हैं तो यहाँ पर पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे जो है भोजन बनाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती, ऑक्सीजन होता है या फिर खनिज लवण होता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो यहाँ पर भोजन बनता है, मतलब C6H12O6 बन जाता है, प्लस दोस्तों ऑक्सीजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है गैस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन निकलती है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, खनिज लवण भी नहीं होगा। तो दोस्तों अंतिम उत्पाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये क्या उत्पन्न करता है? कि बीजों की लंबी जीवन क्षमता को उत्पन्न करता है, चिरस्थायी प्रस्तुतावस्था, या फिर सी है कि नए अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती हैं, या फिर बड़ा जीवन भार। तो नए अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरी तैयारी इसकी करा रहा हूँ जी। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गृहिणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकानिन नामक जठर जो दोस्तों यहाँ पर जठरांतरीय हार्मोन्स क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो अग्नाशय और पित्ताशय होता है उसी के लिए दोस्तों उन्हीं अंगों को ये सक्रिय करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है दोस्तों? क्योंकि जब मौर्य समाज था, मौर्यकालीन समाज था, वहाँ पर स्त्रियों की दशा क्या थी? मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? तो दोस्तों मैगस्थनीज के अनुसार यहाँ पर सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, या फिर सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, सी है कि विधवा विवाह की अनुमति, या फिर डी हो जाएगा कि तलाक की अनुमति नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाहित का बढ़ता प्रचलन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती थी यहाँ पर मौर्यकालीन समाज में, तो 2 नंबर भी सही हो जाएगा। और विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई थी, इसलिए 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? चोल शासकों ने किया था, चालुक्य शासकों ने किया था, सातवाहन शासकों ने, या फिर वाकाटक शासकों ने यहाँ पर किया था? तो दोस्तों यहाँ पर चोल शासकों ने किया था, क्योंकि जो दक्षिण भारत में था उसका सर्वप्रथम विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चोल साम्राज्य, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में
सूचना दी गई है। तो यहाँ पर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों जो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता है वो ऋग्वेद में दी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, 1 2 3 4, और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ABCD, और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है कि गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। सेकंड का है यह गुंबद जो है ये आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर नहीं पूछा था तो ये सही हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं कि इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, तो सही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों जब बलबन को पूरी शक्ति यहाँ पर मिल गई थी तो उसने कौन सी अपनी उपाधि धारण की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन है कि तूतीय हिंद, बी है कि केसर हिंद, सी है कि जिले इलाही, या फिर दीन ए इलाही। तो दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है, जो बलबन था उसने जब अपनी पूरी शक्तियाँ यहाँ पर धारण कर ली थी तो उसने जिले इलाही का दोस्तों वहाँ पर उपाधि धारण की थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर मजमा उल बहरीन दोस्तों यहाँ पर दारा सिकोह की पुस्तक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था। पांड्य वंश से था, काकतीय वंश से था, या फिर चोल, या फिर चेरा। तो यहाँ पर काकतीय वंश से रानी रुद्रमा देवी का संबंध था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में असफजाही राजवंश के निजामों का शासन था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना कि जो दक्कन प्रांत था वहाँ पर असफजाही राजवंश के निजामों का शासक था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि यांडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर 3 ये ऑप्शन दिए गए, उसके बाद कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यांडाबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बर्मा की पराजय के बाद हुई थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं कि अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो संधि हुई थी इसके बाद अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं कि ब्रिटिश व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था, तो ये भी दोस्तों सही है, इसलिए 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी। NG रंगा ने की थी, बाबा रामचंद्र ने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, या फिर गौरी शंकर ने किया था। तो यहाँ पर NG रंगा ने किया था प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये दोस्तों 1806 ईस्वी में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दे दी थी। तो दोस्तों जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो किसने सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने ही ये कहा था, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था। 43 सरकारों में किया था, 45 किया था, 46 किया था, या दोस्तों 47 किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि 47 दोस्तों यहाँ पर सरकारों में विभाजित किया था, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। वासुदेव सोहनी थे,
कीर्ति चंद्र साहा थे, श्याम किशोर शर्मा थे या फिर रामनंदन प्रसाद थे। तो यहाँ पर दोस्तों वासुदेव सोहोनी जो थे वो प्रथम लोकायुक्त थे बिहार के, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की खुटकुट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 1903 में यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई थी, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर पहला हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर दूसरा होगा, तीसरे नंबर पर तीसरा और दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर चौथा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना है, तो ये सभी 1 2 3 4 ही हो जाएंगे, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग नहीं करती है, तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अवरोही क्रम में यहाँ पर हमें लगाना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड आ जाएगा इसमें, फिर यूगिनी होगा, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, बी है कि पृथ्वी जल कर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी या फिर हमारे वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के अगर बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो यहाँ पर जो हमारे साल होते हैं, जो ईयर होते हैं, उनकी दोस्तों जो लिमिट है मतलब अवधि है, समय है, वो कम हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दोस्तों यहाँ पर दूरी कम हो जाएगी तो ये पृथ्वी जल्दी से यहाँ पर चक्कर लगा लेगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो साल का समय है वो कम हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय, बी ऑप्शन है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के उत्पन्न परिस्थिति, सी ऑप्शन है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न परिस्थिति के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर बाह्य आक्रमण आ जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह मतलब सैनिक विद्रोह कर दें तो वहाँ पर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार रखता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो दोस्तों दीपक मिश्रा ने कहा है, रंजन गोगोई ने कहा है, एन.वी. रमन्ना ने कहा या फिर पी.एन. भगवती ने कहा है। तो दोस्तों ये एन.वी. रमन्ना ने कहा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। करंट अफेयर दोस्तों नहीं है, ये कुछ दिन पहले के कहे हुए जो कि अभी लेटेस्ट आपकी जीके बन गई है, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे आपको 150 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जनरल स्टडीज़ की बेसिक नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यहाँ पर दोस्तों कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार यहाँ पर उसको मिल गया था। तो दोस्तों जो 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट था या फिर एक्ट था कह सकते हैं, उसके तहत इसको दोस्तों अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिल गया था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे पुलिस में सुधार किए थे, इसलिए इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता के नाम से भी उसको जाना जाता है।
जो नियम वगैरह बनाए थे, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मतलब मौलिक अधिकार यहाँ पर माना गया है, का भाग माना जाता है। इस मुद्दे का निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर JS खेहर थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति दोस्तों यहाँ पर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है या फिर विधि मंत्रालय के पास है? तो यहाँ पर संसद के पास होती है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की दोस्तों केवल और केवल जो है वो शक्ति किसके पास होती? तो संसद के पास होती, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक दोस्तों यहाँ पर नहीं है? ध्रुपद नहीं है, ठुमरी नहीं है, गज़ल नहीं है या अलापना नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों अलापना ही नहीं है यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो माधुरी है, माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में दोस्तों यहाँ पर प्रचलित है? तो आपको याद रखना कि जो माधुरी लोक नृत्य है वो तेलंगाना का है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों आपको याद रखना 2007 में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है या फिर पंजाब में है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है या फिर यहाँ पर 22 जून को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? चार्ट्स का होता है, चार्ट्स एवं वर्कशीट्स का होता है, वर्कशीट्स का होता है या फिर कोई का दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है? तो आपको याद रखना कि ये वर्कशीट का संग्रह होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक ऋण का प्राप्त ब्याज किसका भाग होता है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सार्वजनिक ऋण होता है उससे जो ब्याज प्राप्त होता है वो दोस्तों किसका होता है? यहाँ पर तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? दोस्तों मांग का 1 रुपया कम करने का क्या प्रस्ताव है? प्रतीक कटौती है, मितव्ययिता कटौती है, नीति कटौती है या फिर प्रशासनिक कटौती है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रतीक कटौती होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है? तो चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों बजरी के रूप में विखंडन होता। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि चट्टानों की परतों का उखड़ना। सी ऑप्शन है कि चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना। दोस्तों सी ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 नंबर और लास्ट दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 2011 से कानून लागू है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट 13 के। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अभिलेख है और किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल के समय में बनाया गया था, आपको याद रखना है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्र दामर ने बनवाया था। एहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। और दोस्तों जो मदसौर अभिलेख है ये नरेश यशोवर्मन ने बनवाया था। नासिक अभिलेख है ये गौतमी बलश्री ने बनवाया था। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनवाया था। तो दोस्तों ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखने हैं। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा और दोस्तों यहाँ से आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर हुई होगी। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।